नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे एग्ज़ाम टीजीटी आर्ट्स का, तो ये रहेगा इसका लास्ट पार्ट। तो वैसे तो जो मैंने इससे पहले पार्ट बनाया था वही मेरा लास्ट पार्ट था, बट उसके बाद मैंने सोचा कि जो इसमें 2 सेक्शन रह जाते हैं उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये मैं उनके लिए डिस्कस कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम टीजीटी आर्ट जो कमीशन का एग्ज़ाम होने वाला है वो देने वाले हैं, या फिर जो आगे इस एग्ज़ाम को देंगे। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो इसमें हमारे पास जो 2 सेक्शन रह जाते हैं उनमें से पहला सेक्शन आपका है करंट अफेयर का और दूसरा आपका है रीजनिंग का। करंट अफेयर और दूसरा आपका सेक्शन जो है वो है रीजनिंग का। तो करंट अफेयर यहाँ पे है 2018 की। तो करंट अफेयर तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आज कल चल रहा है 2020, तो ये आपके किसी भी काम नहीं आएंगे, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो इसके बारे में मैं आपको सिंपल यहाँ पे बताऊंगा कि जो करंट अफेयर है वो कौन से मंथ को आपको प्रिपेयर करने हैं। इनकेस अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है अभी, जैसे कि हो रहा है टीजीटी आर्ट्स कमीशन का, तो आपको कितने मंथ्स के करंट अफेयर पढ़ने हैं तो वो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। और उसके बाद जो रीजनिंग सेक्शन है वो मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बता दूंगा ताकि जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। और इन केस अगर आप थोड़ा सा वीक हो तो आप कौन कौन से टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो रीजनिंग के लिए। अगर आपका थोड़ा सा भी मैथ अच्छा है 10th लेवल तक का, तो आप जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो ईजिली सॉल्व कर सकते हो। और थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आपकी है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट कर सकते हो रीजनिंग के। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की। तो बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर जो आते हैं हमीरपुर बोर्ड में और बात करें इस एग्ज़ाम में, तो वो आते हैं लास्ट 2 मंथ के, लास्ट 2 मंथ के। तो देखिए किस तरह से। अब मैं आपको बता दूँ इस एग्ज़ाम का, ये एग्ज़ाम हुआ था 27 मई 2018 को। तो जिस मंथ आपका एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि अगर मई में एग्ज़ाम हो रहा था, अगर आपका एग्ज़ाम मई में हो रहा है, ठीक है, तो मई मंथ को आपको छोड़ देना है, उसकी लास्ट जो 2 मंथ है वो आपको प्रिपेयर करना है करंट अफेयर के लिए। और बात करें जो हमीरपुर बोर्ड है उसमें हिमाचल का करंट अफेयर कभी भी नहीं आता है। जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं आपकी शिमला बोर्ड के, शिमला कमीशन के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे आपका एलाइट का होता है, एचएस का होता है, उसमें हिमाचल करंट अफेयर आता है, लेकिन इसमें नहीं आता है, इसमें इंडिया लेवल का ही आता है, इंडिया और वर्ल्ड लेवल का। तो इसमें जो करंट अफेयर आया था वो आया था मार्च और अप्रैल मंथ का। जैसे कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है आपका अगस्त में, तो आपको अगस्त मंथ को छोड़ के लास्ट के जो 2 मंथ्स है जून जुलाई, तो उनको अच्छे से जो उनकी करंट अफेयर है उनकी तैयारी करनी है। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी जो तैयारी है करंट अफेयर की वो भी अच्छे से हो पाएगी। अगर आप सारा का सारा पूरे साल का पढ़ने लगे तो फ़ायदा तो उसका कुछ है नहीं, ठीक है। तो अच्छा है कि आप सिर्फ 2 मंथ के ही पढ़ी जो एग्ज़ाम में आता है। तो ये बात होगी करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर की टोटल इसमें 10 क्वेश्चन थे, तो डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग में क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल इन द सेम वे बुक इज रिलेटेड टू। जैसे जो पुष्प है उसका संबंध है पंखुड़ी से, जो फूल बनता है वो किससे बनता है, उसकी पंखुड़ियों से। तो वैसे ही जो बुक है उसमें क्या होते हैं, पेजेस उसके पृष्ठ होते हैं। तो इसका रिलेशन किससे है, पेजेस से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इनमें से कौन, 3 आपकी तरह 3 जो आपके पास ऑप्शन है वो सेम है और एक उसमें डिफरेंट है। तो डिफरेंट कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। देखिए आपके पास 144 144 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 12 का। और उसके बाद आपके पास 169 है, ये 13 का स्क्वायर है। और जो 256 है ये आपका 16 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन आपके पास 288 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी आपके पास नंबर का, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कौन सा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला की बाएं से 8वें तथा दाहिने से 7वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं। तो चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट रहते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ठीक है, देखिए जिसको ये क्वेश्चन आते हैं जो खुद से सॉल्व कर सकता है वो यहाँ पे क्वेश्चन देखे, वीडियो को पॉज करे, सॉल्व करे और वीडियो को स्किप करके आगे चले जाए। ठीक है, अब जिसको कुछ भी नहीं आता है, मैथमेटिक्स का नहीं आता है, ठीक है, वो इस वीडियो को कंटिन्यूटी में देख सकता है। लेकिन जिसको अगर आता है, अच्छे से मैथ आता है, तो वो सिर्फ क्वेश्चन देखे, वीडियो को स्किप करे और आगे आगे देख सकता है। तो आपको डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या बोला है, कितने लेटर आपके बीच में है। अगर आप देखते हो 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ये आपका हो गया लेफ्ट, यहाँ पे ये हो गया राइट। लेफ्ट से आपने देखने 8 लेटर को छोड़ के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि H के बाद, और राइट से आपके 7 लेटर आपने छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बीच में आपके H और T के बीच में आपके कितने लेटर बचाते हैं। तो ये है टोटल 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसलिए जो बाकी भी जीके सेक्शन में डिस्कस करता हूँ उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी सिंपल होते हैं और आप इन्हें खुद भी सॉल्व कर सकते हो। जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड can be formed with 3rd, 5th, 7th and 9th letter of the word downgraded once in each word। तो आपके पास एक वर्ड क्या है, डाउनग्रेडेड। यहाँ से आपने कौन कौन से लेटर लेने हैं। पहला तो थर्ड आपके पास है W, उसके बाद फिफ्थ आपके पास है G, उसके बाद बोला नाइन्थ आपके पास है A, और 11th सेवन्थ आपके पास था A, और 9th आपके पास है E। तो ये आपके पास 3 लेटर है, इनसे आपको मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स बनाने हैं। कितने बन सकते हैं, तो इससे एक ही बनता है वेज, WAG, वेज भत्ता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन A 1, सिर्फ एक इससे बन सकता है। नेक्स्ट, इफ वाटर इज रिटन एज YCVGT देन व्हाट इज रिटन एज HKTG। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा आपको हो सकता है, अगर आप जल्दी में थोड़ा सा इसको पढ़े तो आपको इसको गलत भी कर सकते हो। गलत किस तरह से, आप यहाँ पे सोच सकते हो कि जैसे वाटर को लिखा है हमने YCVGT करके, तो वैसे ही आपको HKTG को लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें बोला है कि जो आपका ये आंसर आएगा ये किस आपके पास वर्ड से आएगा। ठीक है, तो आपको वो वर्ड निकालना है। इसमें आंसर ऑलरेडी आपको दिया है, आपको वर्ड इसमें निकालना है। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ये कोड यहाँ पे कैसे फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, हर अल्फ़ाबेट में आपको +2 अल्फ़ाबेट करने हैं फॉरवर्ड में, +2। ठीक है, +2 किस तरह से, जैसे आपकी W में अगर आप +2 अल्फ़ाबेट करते हो तो WX, तो +2 करने पे क्या आ जाएगा, Y। तो वैसे ही A में +2 करोगे तो C आ जाएगा, T में +2 करोगे तो V आ जाएगा, E में +2 करोगे तो G आ जाएगा, R में प्लस करोगे तो T आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ABCD। ठीक है, A के बाद अगर आपको +2 करना अल्फ़ाबेट तो BC आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही मेरे बोलने का मतलब है। ठीक है, तो ये कोड यहाँ से फॉर्म हो गया। लेकिन अगर आपको इस कोड से इस कोड में वापस आना है तो यहाँ मैंने +2 किया, अगर वापस आना तो -2 आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, -2 अल्फ़ाबेट, -2 अल्फ़ाबेट, -2 अल्फ़ाबेट। H से -2 करोगे तो आंसर आ जाएगा F, K से -2 करोगे तो I आ जाएगा, T से -2 करोगे तो R आ जाएगा, G से -2 करोगे तो E आ जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा, फायर। 105 का ऑप्शन B करेक्ट आंसर इसका।
तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप 26th फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। बोला क्या है, सोहन है, एक क्लास में सोहन पढ़ता है, ठीक है, ऊपर से उसका स्थान है 7वां, ऊपर से अगर हम बात करें तो उसका स्थान है 7वां। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि ऊपर आपके पास सोहन से पहले कितने स्टूडेंट है, 6 ऊपर से, और नीचे से कितने स्टूडेंट है, 26। तो यानी कि राहुल को छोड़ के नीचे कितने रह गए, 25 स्टूडेंट, और एक हो गया राहुल खुद, ठीक है। तो ये आपके पास अगर इनको हम प्लस करें तो ये आपके पास टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी क्लास की। तो ये हो गया 25 + 6 आपका 31 और एक 32। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या था इसमें। सोहन का रैंक 7th है ऊपर से, यानी कि अगर उसका रैंक 7th पे है तो उससे पहले कितने लड़के होंगे, 2 3 4 5 6 लड़के होंगे, ठीक है। और उसके नीचे कितने हैं, 26, यानी उसको छोड़ के कितने रह जाएंगे, 25, और एक वो खुद है। तो इस तरह से आप इनको सबको प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 32। नेक्स्ट क्या है, इसको मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी में रिलेशन थोड़े इजी रहते हैं। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौते पुत्र का पुत्र है। वो लड़का वीना से किस तरह से संबंधित है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, उसके दादा के पुत्र का पुत्र है, यानी उसका ही भाई है। तो ऑप्शन बी ब्रदर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट विल बी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो टफ नहीं आते हैं, क्योंकि रीजनिंग का इसमें लेना देना कुछ होता नहीं है। तो सिंपल रीजनिंग आपको आनी चाहिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए होते हैं। तो ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो पहले तो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कहाँ को कौन सी डायरेक्शन होती है। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ साउथ वेस्ट, यदि जो दक्षिण पश्चिम है उत्तर हो जाता है, ये है साउथ, ये है वेस्ट, तो ये हो गया साउथ वेस्ट। क्या बोला है, ये जो आपका साउथ वेस्ट है अगर ये क्या हो जाता है नॉर्थ, ये हो गया आपका नॉर्थ, ठीक है। पहले आपकी डायरेक्शन हमने दे दी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये हो गया साउथ वेस्ट, यानी इसके बीच में क्या है साउथ वेस्ट। अगर ये जो साउथ वेस्ट है ये नॉर्थ हो जाता है तो बोला क्या है, देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बी। तो आपका नॉर्थ ईस्ट है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट क्या है, ये बीच में आपका क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। यहाँ अगर नॉर्थ है यहाँ ईस्ट है तो बीच में क्या होता है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा, अगर यहाँ नॉर्थ है तो अभी सी बात है यहाँ क्या होगा साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा आपका साउथ। सिंपल सी बात है, अगर एक साइड आपका नॉर्थ बनता है तो दूसरी साइड क्या बन जाएगा उसकी आपका साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया साउथ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं आपको किस तरह से बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या था और आंसर कैसे बना इसका। इफ टुडे इज वेडनेसडे देन व्हाट विल द डे आफ्टर 84 डेज। यदि आज बुधवार है तो उसके 84 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ऐसे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से आप देखिए टॉपिक उठा लीजिए रीजनिंग के किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। इस तरह से जो आपको मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम बुक में मिलते हैं उन्हीं को पढ़े, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन को तैयार करें। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपके पास नंबर दिया है उसको डिवाइड करना है 7 के साथ। अगर तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है यानी जो आपको अभी दिन बताया है वही दिन होगा आपका। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वही दिन आपका उस दिन होगा। यानी अगर आज बुधवार है तो 84 दिन बाद क्या होगा बुधवार ही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका सी वेडनेसडे। अब मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे दिया हुआ था 85। अगर आज बुधवार है तो 85 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब आपने इसको डिवाइड किया 7 से, ठीक है, तो 12 से डिवाइड हो गया और एक आपका क्या बच गया
रिमाइंडर शेषफल बच गया, तो उसमें आपको क्या करना है, एक दिन को ऐड कर देना है। बुधवार में एक दिन ऐड कर दिया तो बन गया वीरवार, तो आंसर क्या आना था, वीरवार। अगर उसी तरह आपको इसमें सॉल्व करना, अगर 2 रिमाइंडर बच जाता है तो आपको 2 दिन प्लस कर देने हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है, आपको बस ट्रिक पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, इसको मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो मान लेते हैं कि जो सन है, बेटा है, उसकी आयु हमने मान ली x। तो जो फादर है, पिता है, उनकी आयु क्या होगी, 3x। सिंपल सी बात है। बोला अगर पुत्र की आयु जितनी है, मान लेते हैं x है, तो पिता की आयु क्या है, उसके 3 गुना है, तो हो गया 3x। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे नोट भी कर सकते हो साथ साथ में। तो उसके बाद दूसरी क्वेश्चन क्या है, यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष हो, तो बेटे की थी x, पिता की थी 3x, दोनों का योग कितना है, 48। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 3x हो गया 4x इज इक्वल टू 48, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 12, 12 चौके 48। तो यानी कि पुत्र की आयु कितनी आ गई आपकी, 12 वर्ष। x यानी कि एज ऑफ सन, बेटी की आयु बराबर है 12 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी थी, बेटी की आयु की 3 गुना, तो ये होगी 12 गुना 3 यानी कि 36 वर्ष। तो पूछा क्या इसमें, तो पिता की आयु कितनी होगी, तो पिता की आयु कितनी होगी, 36 वर्ष। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। तो ये था इसका लास्ट पार्ट और लास्ट क्वेश्चन। तो रीजनिंग के इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और काफ़ी सिंपल थे। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, 10th लेवल तक अच्छा रहा है, तो आप इन्हें ईजिली सॉल्व कर सकते हो। थोड़ी सी आपको बस प्रैक्टिस करनी है, जिस तरह की भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथमेटिक्स की। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। सो थैंक यू सो मच।